हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। हमने कल के वीडियो में देखा है प्राचीन भारत के अंतर्गत हम धर्म ग्रंथ देख रहे थे, जो कि धर्म ग्रंथ है, वेद हैं। सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद हैं, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। इसमें हम लोग देखे हैं ऋग्वेद क्या होता है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद और अथर्ववेद, ये सब हम देख चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद क्या है। शायद आपने उपनिषद सुना हो, पर ब्राह्मण क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? ब्राह्मण से उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए क्या होते हैं? अलग अलग ब्राह्मण हैं। संहिता किसे कहते हैं? चारों वेदों को एक साथ मिलाकर संहिता कहते हैं। तो इन चारों वेदों को जानने और समझने के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐत्रेय व कौस्तिकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ऐत्रेय में क्या बताया गया है? इसमें राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित, राजा परीक्षित के बाद क्या आते हैं? बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं और कुछ प्राचीन राजाओं की नाम हमें दिए गए हैं। तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है ऋग्वेद के अंतर्गत ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला में जानेंगे हम यजुर्वेद। यजुर्वेद में तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण है, और नोट कर लेंगे आप लोग शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, इधर देखो, ये शतपथ, ऐसे एरो कर देंगे आप लोग, शतपथ कर देती हूँ। ठीक, शतपथ में क्या कहा गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। याद रखेंगे, आप लोग को पूछा जा सकता है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में कहा गया है, किस वेद में कहा गया है? तो आप याद रखेंगे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ सबसे लंबा है। सबसे लंबा है कहने का मतलब है इसमें अधिक मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेही आदि। आपको पता चल गया। कौशल नरेश सुने हो, तो कौशल क्या है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। गंधार किसे कहा जाता है? इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो लिख लेंगे आप लोग। अगला वेद पढ़ेंगे हम लोग सामवेद। सामवेद में पंचविंश दिया गया है, और अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो गोपथ सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, गोपथ सबसे अंतिम में आते हैं। चलिए, अब हम ब्राह्मण ग्रंथ देख चुके, हम आगे देखेंगे आरण्यक क्या होता है ना। लिखे हैं यहाँ पर आरण्यक। तो आरण्यक क्या होता है? इसमें यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की और दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। कहने का अर्थात इसमें है कि आरण्यक में जितने भी दार्शनिक चीज़ें हैं और जितने भी कर्म के हैं, यज्ञ से जुड़े विधि विधान हैं, उन सब के बारे में अभिव्यक्ति की गई है। हो गया, आरण्यक भी खत्म कर चुके हैं। चलिए, अब हम फाइनली पढ़ेंगे उपनिषद क्या है। चलिए, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। आप सुने होंगे अपने दादियों के मुख से या अपने दादों के मुख से, है ना, कि 4 वेद, 9 शास्त्र, 18 पुराण, ऐसे कहते सुने होंगे। तो उसी में उपनिषद होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। तो मूलभूत रूप से अभी 13 उपनिषद इसमें हमें प्राप्त होती है। तो पूछा जाए तो आपको लिखना है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, लेकिन जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं? यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्म तथा ब्रह्म की व्याख्या इस पे की गई है, व्याख्या की गई है। ठीक, अब इसमें देखेंगे उपनिषद के अंतर्गत पुरुष का मुख्य दोष किसे किसे कहा गया है। तो पुरुष का मुख्य दोष जुआ, शराब, और किसे कहा गया है? स्त्री को कहा गया है। ठीक, देखो, उस जमाने में एप्लीकेबल था कि स्त्री को पुरुषों का मुख्य दोष कहा गया था। ठीक, अभी एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, जुआ और शराब आज के दिन में भी
हर किसी के लिए क्या है, मुख्य दोष है। यहाँ तक कि स्त्रियों के लिए भी जुआ और शराब मुख्य दोष है। चलिए अब मैत्रेयनी संहिता मैंने लिखा है, मैत्रेयनी संहिता स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई अवस्था कहा गया है। किसमें कहा गया है? मैत्रेयनी संहिता में स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया है। ठीक है, जुआ और शराब के बाद स्त्री को, तो स्त्री को क्या कहा है? गिरी गई, मतलब गिरी हुई अवस्था कहा गया है। चलो देखो, कहीं कहीं पर ज्वालोपनिषद लिखा होगा या कहीं लिखा होगा जाबालोपनिषद। तो इसमें क्या कहा गया है? चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है इस उपनिषद में। 4 आश्रम आपको पता ही है ना, वानप्रस्थ आश्रम, ठीक, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, ये ऐसे ही और 2 आश्रम हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे याद हो तो। चलिए आगे हम पढ़ेंगे इस पे। हमारा ये हो गया ना, इसमें इसके अंतर्गत आते हैं मनुस्मृति, याद रखेंगे आप लोग। चलो हम मनुस्मृति, आप सुने हैं मनुस्मृति, कई बार सुने होंगे, लेकिन आप जानेंगे होता क्या है। तो मनुस्मृति क्या है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। ठीक, मनुस्मृति क्या है? प्राचीन ग्रंथों में सबसे प्राचीन और साथ ही प्रामाणिक इसको मानते हैं। ये हमारा मनुस्मृति है। ये किस काल में लिखा गया है? तो याद रखेंगे शुंग काल। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? इम्पोर्टेंट है शुंग काल, याद रखेंगे आप लोग, शुंग काल। ठीक है, शुंग काल। उसके बाद नारद स्मृति आती है। तो नारद स्मृति क्या है? ये गुप्त युग के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। याद रखेंगे मनुस्मृति किस काल की है? तो शुंग काल की। और नारद स्मृति कब की है? तो गुप्त काल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आप जान लिए कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। इसके साइड पे लिखा गया है ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से वेद के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमने आरण्यक देख लिए हैं। आरण्यक में हमें क्या होते हैं? कर्मकांड और दार्शनिक चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उपनिषद हमने जान लिए, उसके बाद संहिता जान लिए, इसमें 4 आश्रम आते हैं, और हमने मनुस्मृति भी देख लिए। आज हम देखेंगे आगे। तो वेदांग एवं सूत्र, ये भी आपको जानना है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, और आपने क्या पढ़ा है? उपनिषद पढ़ लिए, और इसमें स्मृति के बारे में भी जान लिए, मनुस्मृति और नारद स्मृति। इसके आगे जानेंगे वेदांग एवं सूत्र, ये होते क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग और सूत्र की रचना की गई। ठीक है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। देखिए नीचे पे 6 वेदांग लिखा गया है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। आपके दिमाग में आ रहा होगा वेदांग होते क्या हैं। तो देखो, आप जब छोटे थे तो आप लोग हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश पढ़ रहे थे। तो जैसे कि आप इंग्लिश भी पढ़ते थे, आप तो क्या करते थे? एक छोटी सी डिक्शनरी रखते थे साथ में, और उसके मीनिंग ढूंढते थे, शब्दार्थ ढूंढते थे, उसका मतलब क्या होता है ढूंढते थे, है ना। तो वैसा ही होता है, वेदों को समझने के लिए, उन्हें जानने के लिए वेदांग एवं सूत्र की रचना की गई। जैसे कि इस पे लिखा गया है, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग एवं सूत्र की रचना की गई, जिनकी संख्या कितनी है? 6 है। सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद आता है कल्प, तीसरे में निरुक्त, चौथे में व्याकरण, 5वें में छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा शुद्ध उच्चारण के लिए, शास्त्रों में जो लिखी गई है उनके शुद्ध उच्चारण के लिए हमें शिक्षा की जरूरत हुई, जो कि आज के आधुनिक युग में भी शिक्षा चल रही है। उसके बाद कल्प, कल्प का अर्थात होता है कर्मकांडी विधि, जिसमें कर्मकांडी विधि का मतलब होता है जितने भी कर्मकांड होते थे पहले, जितने भी विधि होते थे, नियम होते थे, उन सभी के बारे में कल्प होता है। निरुक्त का अर्थात होता है शब्दों की व्युत्पत्ति। शब्दों की व्युत्पत्ति का मतलब होता है शास्त्रों में जो शब्द हैं उनके व्युत्पत्ति, उनके मीनिंग के लिए निरुक्त की रचना की गई। उसके बाद व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे व्याकरण क्या होता है, छंद क्या है और ज्योतिष क्या है। चलिए हम ये सब देख लिए, वेदांग कंप्लीट हो चुका। अब हम जानेंगे पुराण। पुराण क्या है? मैं जब ही बोली थी ना, 4 वेद, 9 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद। तो अब जानेंगे पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, और इनके रचयिता कौन है? लोमहर्ष ऋषि हैं। ठीक है, पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष ऋषि हैं, और उनके पुत्र हैं उग्रश्रवा। ठीक, उग्रश्रवा उनके पुत्र का नाम है। ये दोनों मिलके क्या करे हैं? पुराणों की रचना की है। लेकिन 18 पुराण होने के बावजूद भी
हमें मुख्य रूप से 5 पुराणों की जानकारी प्राप्त होती है। उनमें से है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, और क्या बच गया इस पे, ब्राह्मण पुराण आप लोग ऐड करेंगे, और अंत में भागवत लिखेंगे, श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है, तो देखिए विष्णु पुराण किससे संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। सिर्फ आपको याद इसमें रखना है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग लगाएंगे मौर्य वंश। अगला यदि आता है मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण सातवाहन काल का है। इसमें आंध्र सातवाहन काल लिखा हो तो आप उसे भी टिक करके आएंगे। उसके बाद वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से। और भागवत जो पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण, उसमें गीता का उपदेश किन्होंने दिया है, श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, तो आप उसे श्री कृष्ण लिखेंगे। और देखो इसमें आ सकता है इन तीनों पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे, मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। और सुनिए, इंपॉर्टेंट बात आप लोग नोट करेंगे, स्टार बना लें, स्त्रियां और शूद्र वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी पहले, और वे क्या कर सकते थे, स्त्रियां और शूद्र सिर्फ पुराण सुन सकते थे। किसके माध्यम से सुन सकते थे, यदि मंदिरों में कोई पुजारी बैठा हो, वो पुराणों का यदि पाठ कर रहा हो, तब वे पुराण सुन सकते थे। चलिए तो हम पुस्तक के माध्यम से समझते हैं अगला। इसी वीडियो में बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में जानेंगे। अभी तक हम पढ़ लिए ना, वेदांग सूत्र पढ़ लिए और पुराणों की जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। तो देखो हिस्ट्री आप लोग को स्टार्टिंग में थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, लेकिन आपके रिसोर्सेज सही होने चाहिए। लुसेंट के स्टार्टिंग में बुक में थोड़ी बहुत ऐसे ही जानकारी दी गई है, उसके बाद इसके अगले भाग में विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे बौद्ध। देखो मैं, यदि आप चाहते हो तो नोट्स से नोट बना के मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आप चाहो इस बुक से पढ़ना तो मुझे कमेंट कर देना। तो सबसे पहले जानेंगे बौद्ध के बारे में। तो बौद्ध क्या है, इसमें लिखा है देखो, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। समझ में नहीं आया होगा। उसके बाद हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र होना चाहिए, अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। देखो जो पूर्व में है, पूर्व जन्म में, बुद्ध पूर्व जन्म में क्या थे, उसकी जितनी भी कहानियां वर्णित हैं। जैसे कि पूर्व जन्म में यदि बुद्ध क्या थे, भिखारी थे, राजा थे या स्वामी थे, तो उनकी पूरी जानकारी किस में लिखी गई है, जातक में वर्णित है। समझ में आया। उसके बाद हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथावस्तु। देखो बौद्ध जो धर्म है वो आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है, तो इसमें सिर्फ हीनयान का वर्णन किया गया है। तो हीनयान क्या है, प्रमुख ग्रंथ है, और उसका नाम क्या है, कथावस्तु है, जिसमें क्या दिखाया गया है, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। बस आपको याद रखना है, जातक क्या है यदि पूछा जाए तो आप लिखेंगे बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी उसमें वर्णित है। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो कथावस्तु है। इसमें क्या मिलता है हमें, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कल्पसूत्र से। इसमें देखो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो जैन ग्रंथ में जो भगवती सूत्र हैं, तो उसमें महावीर के जितने भी जीवन हैं, उन्होंने क्या किया, पूरे उम्र क्या किया, वो कैसे थे, उनकी शिक्षा कैसे थी, वो सभी के जीवन के जो कृत्य हैं उनके बारे में बताया गया है। साथ ही उनके वक्त में, ठीक है, उनके समकालिकों, उनके वक्त में जितने भी लोग थे उनके साथ कैसे संबंध थे, उनका भी विवरण मिलता है। अगला देखेंगे, इसमें अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य दिया है ना। तो चाणक्य को और किस नामों से जानते हैं, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, बच्चा भी बता देगा कौन है, चाणक्य है। बस याद रखेंगे, चाणक्य के अन्य नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या हमें जानकारी मिलती है, मौर्य काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
साइड में लिखा हुआ है अनुवादक श्याम शास्त्री हैं, जो बाद में अनुवाद किए हैं, क्योंकि संस्कृत में लिखा हुआ था पहले, है ना। उसके अनुवादक हैं श्याम शास्त्री। तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को आगे पर लिखा है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। देखो, सर्वप्रथम जो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रूप से जो घटनाएं हैं उनको क्रमबद्ध लिखने का जो श्रेय जाता है तो वो कौन है? कल्हड़ है। कल्हड़ के पुस्तक का क्या नाम है? राज तरंगणी। ठीक है, सिर्फ इसमें याद रखेंगे आप लोग अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आपको पूछा जाए कल्हड़ कौन है, उनका पुस्तक कौन सा है, तो कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक है राज तरंगणी, जिसमें हमें सिर्फ क्या जानकारी मिलती है? कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रख लो, कश्मीर के शासकों का वर्णन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिलता है? कल्हड़ के द्वारा लिखित राज तरंगणी में मिलती है और कहीं भी नहीं मिलती। ठीक है, अगला, इसमें अगला में दिया है अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में लिखा गया है। देखो, इसको आप लिखेंगे कैसे? जो चचनामा है, चचनामा क्या है? एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? अली अहमद हैं। उन्होंने क्या लिखा हुआ है? चचनामा लिखा है। उसमें क्या बताया गया है? जो अरब हैं, अरब से जो आए लोग थे, अरब से उन्होंने टर्की भी आए थे, है ना, तो सिंध में आए थे। सिंध पहले हमारे भारत में आता था, तो वहाँ पर आए, वहाँ पर जो भी उनके साथ लड़ाई हुई उनके बारे में लिखा गया है चचनामा में। उनके लेखक कौन है? अली अहमद हैं। समझ में आई बात इतना? अगला इसमें पढ़ेंगे अष्टाध्यायी। तो ये क्या है? अष्टाध्यायी एकदम अच्छे से याद कर लेना, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसलिए बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा व्याकरण की सबसे प्रथम पुस्तक है। ठीक है, व्याकरण की पुस्तक है, वो भी संस्कृत की। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। आप लोग पढ़े हो, बहुत जगह देखे हो, शॉर्ट वीडियो वगैरह में भी आया होगा। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन और मौर्यकालीन युग से पहले के इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्यकाल के समय में उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उन सब की हमें जानकारी प्राप्त होती है। समझ गए? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। और इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? मौर्यकाल से पहले, मौर्यकाल का इतिहास और मौर्यकाल में कैसी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उन सब की जानकारी हमें पाणिनि में मिलती है, अष्टाध्यायी में, सॉरी। ठीक, फिर अगला देखेंगे। चलो, इसमें नोट दिया गया है अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कर ले, आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद देखो कात्यायन, इसमें दिया है ना कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन क्या है? एक लिखने वाले हैं, और संहिता कौन से है? गार्गी संहिता। इसमें हमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कहने का अर्थात है जो पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? महर्षि पतंजलि थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। शुंग काल के बारे में हमें पता चलता है, पतंजलि के बारे लिखे हैं पतंजलि ने। ठीक है, और उनके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। याद हो गया। अब चलो देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। देखो, भारत के बारे में अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? प्राचीन भारत में वेदों से हमें क्या पता चलता है, कैसे था वेद। उसके बाद हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए। ब्राह्मण ग्रंथ खत्म होने के बाद हम लोग क्या पढ़ लिए? आरण्यक, उपनिषद, निषद, और क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पुराण पढ़ लिए। पुराण के बाद स्मृति पढ़ लिए। स्मृति भी खत्म हो चुका, तो हम लोग जैन, बौद्ध और अन्य साहित्य पढ़ ले। अब हम जानेंगे हमारे भारत देश के बारे में कि भारत देश में जो विदेशी यात्री आए, जैसे कि यूनान के लोग आए, है ना, अन्य जगहों से जितने भी यात्री आए फॉरेन कंट्री से, उन्होंने हमारे भारत के बारे में क्या कहा है। चलिए बिना बकवास किए जानते हैं वीडियो में। शुरू में है यूनानी रोमन लेखक, तो कौन थे? टेसियस थे। उनका नाम क्या था? यूनानी थे, टेसियस थे।
यह ईरान का राज्यवैद्य था। टेसियस कौन था पूछा जाए तो आप लिखेंगे ईरान का राज्यवैद्य था, जो कि भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। क्योंकि उन्होंने जब आए हुए थे भारत में, तो उन्होंने देखा कि भारत बहुत ही आश्चर्यजनक है, इनके बारे में कहा नहीं जा सकता, उन्होंने लिखा है। तो याद रखेंगे टेसियस कौन थे, यह ईरान का राज्यवैद्य था। ठीक है, भारत के बारे में इन्होंने व्याख्या किया हुआ है। उसके बाद देखो इसके बारे में अलग वीडियो आएगी एकदम कंप्लीट, क्योंकि लुसेंट के प्रारंभिक बुक में इसी तरह से हल्की हल्की जानकारी दी गई है, क्योंकि आपको थोड़ा ही देख के पहले पढ़ना है। चलो उसके बाद हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन थे, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का पिता कहा जाता है किसे, हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, उनका पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिका। हेरोडोटस का पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, और हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, देखो इसमें फारस लिखा गया है, तो उसे अभी ईरान कहते हैं ना, के संबंध में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। भारत और ईरान के संबंध में वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। देखो अनुश्रुतियों का मतलब है जो लोग मुखाग्र सुने हैं, चली आ रही है परंपरा, सुनते सुनते, जैसे दादी से सुन लिए, पापा पापा से, मम्मी मम्मी से हमें बताया गया, फिर हम अगले लोगों को बताएंगे, तो ऐसा कहा जाता है। चलो उसके बाद हम देखेंगे सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकश और आनेसिक्ट्रस हैं। ठीक है, आनेसिक्ट्रटस, शायद मैं गलत पढ़ दूं, आप लोग उच्चारण सही कर लेंगे। तथा कौन थे, चलो 2 ही लोग हैं सिकंदर के साथ आने वाले, निरियाकस और आनेसिक्ट्रस, और एक है आरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ जितने भी लेखक आए, ये तीनों उनके साथ आए, जिन्होंने वो सब लिखा है वो प्रामाणिक है। अब जानेंगे मेगास्थनीज, आप बहुत बार सुन चुके हो है ना, मेगास्थनीज या मेगास्थनीज, ये कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था, मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, देखो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो आप लिखेंगे मेगास्थनीज। और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में कौन आया था, तब भी लिखेंगे आप लोग मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है, याद रखेंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक, इसमें क्या लिखा गया है, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्होंने मौर्य काल के संस्कृति, उनके समाज, उनकी व्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा है। किसने लिखा है, मेगास्थनीज। अब चलो अगला देखेंगे, डायमेकस। ये कौन है, डायमेकस कौन है, एक सीरियन नरेश है। सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। डायमेकस कौन था, प्रश्न आए डायमेकस कौन था, तो आप लिखेंगे सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। इस आंतियोकस का राजदूत डायमेकस था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इन्होंने भी मौर्य युग की से संबंधित विवरण किया है, उनके बारे में ही बताया है। ठीक, अब जानोगे आप लोग, मौर्य युगीन पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, तो बिंदुसार कौन था। उसके बाद आप जानोगे वो क्या, किस धर्म से जुड़े थे, अच्छे से जानकर आपको मिलेगी। चलो उसके बाद देखेंगे डायोनीसियस। ठीक है, डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। कौन था, डायोनीसियस कौन था, तो मिस्र का राजा टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था डायोनीसियस। ठीक है, जो अशोक के राज दरबार में आया था। आप लोग याद कर लो, लिख लो, जैसा याद होता है याद कर लो। फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था, तो डायोनीसियस था। कब आया था, कहाँ आया था, तो अशोक के राज दरबार में आया था। इसमें सन तो मेंशन नहीं है। चलो अब देखते हैं टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी शताब्दी में, 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। अब जानते हैं 8वां नंबर में है प्लिनी। तो प्लिनी कौन था, इसने प्रथम शताब्दी में, किस शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में प्लिनी ने लिखा है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं,
पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। देखो नेचुरल बोला है ना, नेचुरल हिस्ट्री, तो इन सब के बारे में प्लिनी ने लिखा है। तो सबसे याद रखने वाली बात है प्लिनी, इसमें प्लिनी याद रख लेंगे आप लोग। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हेरोडेटस पढ़ रहे थे, उसके बाद मेगास्थनीज पढ़ रहे थे, डायमिकस पढ़ रहे थे, ये सब भी आपको याद रखना है। किसके दरबार में कौन आए थे, किसका राजदूत था, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, सब याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलो कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे और वो जो लेखक था किसके राज दरबार में आया था, ठीक है, आप लोग बताएंगे कमेंट में। चलो अब हम जानते हैं सेकंड नंबर बी में देखेंगे चीनी लेखक के बारे में। तो चीनी लेखक कौन था, फाहियान था। कहाँ का व्यक्ति था, चीन का था। तो यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। तो फाहियान कौन था, चीन का एक यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। क्वेश्चन यदि आता है कि मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में किस चीनी यात्री ने वर्णन किया है, चीनी यात्री भी बोल देगा तो आप लिखेंगे फाहियान। तो फाहियान किसके दरबार में आया था, तो आप लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय लिखेंगे, सेकंड है ना। अब देखो इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को क्या कहा है, सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा, ठीक है, हो जाता है यार, इतना गलती तो चलता है ना। तो 14 वर्ष तक भारत में रहा। उसके बाद देखेंगे संयुगन, ठीक, संयुग्न, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था, 518 ईस्वी में। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। बस इतना याद रखेंगे, संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था और उन्होंने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अगला जानेंगे वैनसांग, ठीक, वैनसांग भी एक चीनी यात्री था, ठीक। यहाँ हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और वैनसांग 629 ईस्वी में चीन से, कहाँ से, चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, चीन से भारत के लिए आया था। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद, अब चीनी यात्री था तो चीन से ही आएगा ना भारत के लिए, तो लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा भारत में। अभी देखो सबका नाम चेंज हो गया है, पहले के जो नाम थे, ठीक है। पहुंचा 15 वर्षों तक, ये इंसान 15 वर्ष भारत में रहा। देखो हम जाके वैसे चीन में रह सकते हैं 15 वर्ष, नहीं रह सकते भाई, 15 वर्ष तक रहा। और 645 ईस्वी में क्या, चीन वापस लौट गया। यहाँ बिहार में नालंदा, ठीक है, बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर, देखो बौद्ध ग्रंथों में जितने भी चीज़ थे, जितने भी जानकारी थी, उन सबको एकत्र करके क्या क्या अपने साथ ले गया था। इसके लिए वो भारत आया था, 15 साल तक रहा यहाँ। इसका भ्रमण वृत्तांत, ठीक है, भ्रमण वृत्तांत शीयुकी नाम से प्रसिद्ध है। आपको इतना पूछा जा सकता है वैनसांग किसके शासनकाल में आया था भारत, तो याद रखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कितने वर्ष तक था, तो 15 वर्ष तक था। और क्यों आया था, तो वह चीन से भारत इसलिए आया था क्योंकि वो बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने एक बुक लिखी हुई है सीयूकी, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। सीयूकी में कितने देशों का विवरण मिलता है, तो याद रखेंगे 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था, ठीक है, सिंध का राजा शूद्र था। वैनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। कि एक क्वेश्चन आ भी सकता है, देख लेना आप लोग, वैनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ किसकी किसकी पूजा की है, तो आप लोग लगाएंगे सूर्य और शिव की प्रतिमा, ठीक। चलो नीचे में देखो, नीचे इस तरह से दिया गया है नोट। वैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था।
चलिए और भी लेखक हैं, जितने भी राइटर हैं उनके बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, तो इत्सिंग है, इत्सिंग है। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। लेकिन भाई इसमें पुस्तक का नाम तो दिया ही नहीं। चलो ठीक है, अब देखेंगे चीनी यात्रियों का काम खत्म। अब जानते हैं हम लोग अरबी लेखक। अल बरूनी, आप लोग सुने हो ना, अल बरूनी, ये नाम बहुत बार सुने हो। तो कौन है, चलो देखते हैं। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव मतलब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान, जो अभी का तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ का रहने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन में अब आया तो नहीं, ऐसा नहीं आ सकता कि कहाँ का रहने वाला था। बस इतना याद रखना कि अल बरूनी कौन था, कहाँ आया था, किसके साथ आया था। तो भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अब जानते हैं अरबी में लिखी गई उनकी कृति है। उन्होंने अरबी भाषा में ही लिखा है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। इसका मतलब होता है हिंदी में भारत की खोज। ठीक है, उन्होंने लिखा है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान की और क्या बताया है, खगोल विज्ञान की, इसमें ना गलत छप गया है, खगोल विज्ञान, और इसमें आगे आप लोग लिखेंगे रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल मतलब नाप तौल उस टाइम होता था उसके बारे में, तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। सोचो, अल बरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ भारत आया। ठीक है, इंसान कहाँ का था? तुर्कमेनिस्तान का था रहने वाला, और उसने लिखा है भारत की खोज। उनकी किताब है किताब ए उल हिंद या तहकीक ए हिंद, अरबी में उन्होंने लिखा है। और भारत के बारे में इतनी सारी बात उन्होंने लिखी है कि हमारे धर्म ग्रंथ कैसे हैं, हमारे त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, और यहाँ तक कि मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर कितने अध्याय में लिखा है? तो 80 अध्यायों में। जी हाँ, 80 अध्याय में इन्होंने लिखा है, 80 लेसन में लिखा है। इनमें राजपूत कालीन समाज, कौन से कालीन? राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग याद रखेंगे अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी के बारे में अब जानते हैं इब्न बतूता। ठीक, 10th 11th की पुस्तक में भी बहुत अच्छे से दिया है ये। चलिए, इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया, किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है। ठीक है, किसे रहला कहा जाता है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है, तथा 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजिया न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है, जो इब्न बतूता था वो कौन था? अरबी लेखक था, जिसने भारत के बारे में लिखा है यात्रा वृत्तांत करते हुए। उसे क्या कहते हैं? रहला कहते हैं। और ये 14वीं शताब्दी में भारत के उपमहाद्वीप में सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने लिखी है। 1333 ईस्वी में कहाँ पहुँचा? दिल्ली। तो उसकी विद्वता से मतलब उसकी जानकारी, उसके बारे में जानकर वहाँ का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे क्या कहा? दिल्ली का काजिया न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ठीक, हम ये सब जान चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, चलो इसको भी देख लेते हैं, अन्य लेखक खत्म कर देते हैं ना। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। कहाँ का था ये लेखक? तिब्बत का था। इसने कंग्योर तथा तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसकी विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अंतिम करेंगे। तो उससे पहले जान लो, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है,
तो आज मेरे साथ आप क्या क्या पढ़ चुके हो, एक बार मुझे बताएंगे? तो क्विक रिवीजन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हम पढ़ चुके हैं। इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से है ये पढ़ चुके हैं। उपनिषदों की संख्या पढ़ लिए, आरण्यक का मतलब भी पढ़ लिए, और साथ ही पुराणों की भी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। इस वीडियो में हम ये सब देख चुके हैं। तो ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो मुझे बस कमेंट कर देंगे। धन्यवाद आप सभी का। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।